कुछ डिस्कस करेंगे. ओके, या सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, माई नेम इज हेतल एंड मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगी. ओके, बेसिकली मैथ्स 1 2 3 4 अगर आप पूरा यहाँ पे रखते हो तो. एंड I have completed my master's in technology from VJTI. So I have been, with Phoenix Academy for last 3 to 4 years. और मेरा स्पेशलिटी है मैथ सब्जेक्ट. ठीक है, तो आज हम लोग, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट योर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में है. ठीक है, अभी आपको कोई भी ब्रांच मिलने दो, आपको कोई भी ब्रांच चाहिए मुंबई यूनिवर्सिटी की. इट कैन बी कंप्यूटर्स, आईटी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई ब्रांच, या मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल, कोई भी ब्रांच होने दो, बायोमेडिकल, कोई भी. फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस सबका सेम होगा. तो ये आपने सुना होगा काफी लोगों से. ठीक है, मैं भी आपको बता देती हूँ. तो ये जो सिलेबस या फिर ये जो सब्जेक्ट्स है आपके सामने, ओके, दिस आर गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच. तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अभी तो कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या मतलब क्या जरूरत है ये सारे अभी से पढ़ने की सब्जेक्ट्स. तो लेट मी टेल यू, अगर आप कॉलेज स्टार्ट होने का राह देखोगे, अगर आप वेट करोगे कॉलेज स्टार्ट होने तक, अभी तो टेंटेटिव उन्होंने 7 दिसंबर बोला है कि कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर योर कैप राउंड्स. बट तब तक ना बहुत लेट भी हो जाए. ठीक है, आपको अभी से तैयारी करनी है क्योंकि आपका फिक्स है, आपको इंजीनियरिंग करना है, राइट. और मैंने आपको बोल दिया आप कोई भी ब्रांच में चले जाओ, आपको ये सब्जेक्ट्स तो आने ही वाले हैं. तो देर क्यों करनी, राइट. आपको अभी से स्टडी स्टार्ट करनी. ठीक है, सो लेट मी टेल यू व्हाट सब्जेक्ट्स यू विल हैव. सो टोटल 6 सब्जेक्ट्स यू विल हैव इन योर सेमेस्टर 1. तो ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस है. ठीक है, चैप्टर्स है. ओके, सो फर्स्ट सब्जेक्ट विच यू हैव इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज, मैथ्स 1. तो सेकेंड सब्जेक्ट इज फिजिक्स 1 एंड थर्ड सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री 1. अभी आप बोलोगे ये 1-1-1 क्यों लिखा है. ये इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको इसका सेकेंड पार्ट आएगा, मैथ्स 2, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 2. ओके, सेमेस्टर 2 में. तो फिलहाल आपको सब 1-1-1 है. देन यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. आप में से काफी लोग सुबह वाले लेक्चर्स में भी थे, तो तभी आपने देखा ही होगा व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज BEE. सो BEE का भी डेमो सेशन कल हुआ था. तो बेसिकली इंजीनियरिंग में ना हम लोग ऐसे सब्जेक्ट्स का पूरा नाम नहीं लेते, वी कॉल इट बाय देयर शॉर्ट फॉर्म्स. सो मैथ्स 1 को हम यूजुअली बोलते हैं M1, दैट इज मैथ्स 1. फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, मैकेनिक्स को मैकेनिक्स ही बोलेंगे, बट बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है ये सब्जेक्ट को हम बोलते हैं BEE. तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे आपको हर एक सेमेस्टर में. 5 to 6 सब्जेक्ट्स तो होते ही है. तो सबके शॉर्टकट्स या फिर शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखना. ठीक है, एंड जो लास्ट सब्जेक्ट है आपको इस सेमेस्टर में, वो है लास्ट, दैट इज बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस. तो ये काफी फन सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है. ठीक है, बट यस, ये भी आपका एक सब्जेक्ट होने वाला है. नाउ ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैथ्स, मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग, ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स है. तो इसमें से जो मेन सब्जेक्ट्स है वो कौन से है, मैथ्स M1, BEE एंड MEC. ये क्यों मेन सब्जेक्ट्स है, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं टू अंडरस्टैंड, टू स्टार्ट लर्निंग देम, एंड इसमें केटी भी बहुत लगती है. ठीक है, तो मैं आपको कुछ डरा नहीं रही हूँ कि आपको केटी वगैरह लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस सब्जेक्ट्स. तो अगर हम मैथ्स की बात करें, आपको इंटरनल असेसमेंट, यानी कि इसे बोलते हैं हम यूनिट टेस्ट. 20 मार्क्स की 2 यूनिट टेस्ट होंगे. ठीक है, जिसका एवरेज काउंट करेंगे तो आपको 20 मतलब टोटल 40 मार्क्स.
करेक्ट। 2 यूनिट टेस्ट देने आपको, 20 प्लस 40 मार्क्स। तो आपको इस 40 मार्क्स में से ये जो यूनिट टेस्ट है यूटी, टोटल 40 मार्क्स की होगी आपकी। 40 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट 16 मार्क्स लाने हैं। क्या बोला मैंने? एटलीस्ट 16 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 40 इन बोथ, मतलब दोनों मिला के, दोनों यूनिट टेस्ट मिला के एटलीस्ट आपके 16 मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आपने यूनिट टेस्ट 1 में 0 मार्क्स लाया, आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया था, 0 मार्क्स लाया, तो यूनिट 2 में आपको एटलीस्ट 16 मार्क्स लाना पड़ेगा 20 में से। मतलब दोनों का एवरेज, आपका एवरेज 8 होना चाहिए। तो ये मैं और बताऊंगी आगे जैसे हम बढ़ेंगे। फिलहाल मैंने क्या बोला कि टोटल 40 मार्क्स होते हैं 2 यूनिट टेस्ट का, दोनों में से आपको एटलीस्ट 16 मार्क्स स्कोर करना है। सो अगर आपको कोई बोले कि एग्जाम यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यूनिट टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सीरियसली देना है उसको, क्योंकि ये मार्क्स आपके पॉइंटर में इंक्लूड होंगे, ठीक है, आपके रिजल्ट में इंक्लूड होंगे। देन यू गेट 80 मार्क्स थ्योरी एग्जाम, जो यूनिवर्सिटी से पेपर आपको मिलता है, ठीक है। मैकेनिक्स भी सेम है 80 मार्क्स, बीडब्ल्यू भी सेम है 18 मार्क्स। सिर्फ आप अगर देखो इंजीनियरिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूनिट टेस्ट 15 मार्क्स का रहेगा, एंड इसका एंड सेमेस्टर पेपर जो लास्ट का थ्योरी पेपर होगा वो भी 60 मार्क्स का होगा, तो वो थोड़ा सा कम वेटेज है, ठीक है। अभी ये तो हो गया यूनिट टेस्ट और एंड सेमेस्टर एग्जाम का बात, ओके। अभी बात करते हैं टर्म वर्क का। तो ये जो टर्म वर्क है इसमें क्या क्या आता है, देखो ये सब कुछ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही समझ के लेना है, क्योंकि ये सब पूरे इंजीनियरिंग में ऐसा ही ट्रेंड चलेगा। तो आपको बस फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ समझ लेना है कि मुझे कहाँ से मार्क्स मिलने वाले हैं, कहाँ पे मुझे अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये जो टर्म वर्क है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें अटेंडेंस आता है आपका, अगर ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं तो ऑनलाइन अटेंडेंस, ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं तो ऑफलाइन अटेंडेंस, फिर इसमें असाइनमेंट्स आते हैं आपकी, ठीक है। जो भी आपको सेमेस्टर भर में आपके प्रोफेसर सब्जेक्ट वाइज जो भी असाइनमेंट देते हैं वो पूरे असाइनमेंट्स आते हैं। देन यहाँ पे जर्नल वर्क अगर कोई है तो वो आता है, या फिर कुछ भी आपका बिहेवियर टीचर के साथ कैसा है वो सब कुछ, तो ये आपका टर्म वर्क है, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपने कैसा है, तो वो 25 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में है। इन शॉर्ट ये जो 25 मार्क्स है ये आपके प्रोफेसर के हाथ में है, तो प्रोफेसर से अच्छे से बर्ताव करो, लेक्चर्स में थोड़ा दिखते रहो, एकदम ही गायब नहीं रहना है लेक्चर से, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये 20 प्लस 80 प्लस 25, इट इज कमिंग अराउंड 125। तो आपका जो मैथ सब्जेक्ट है वो टोटल 125 मार्क्स का है, ठीक है। देन अभी आप बोलोगे टर्म वर्क फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नहीं है क्या? है, देखो यहाँ पे लिखा है फिजिक्स का भी टर्म वर्क 25 मार्क्स, केमिस्ट्री का टर्म वर्क 25 मार्क्स, मैकेनिक्स का भी टर्म वर्क 25 मार्क्स, एंड बीडब्ल्यू का भी टर्म वर्क 25 मार्क्स। तो टर्म वर्क हर एक सब्जेक्ट को होता है, ठीक है, कंपलसरी 25 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के आपके प्रोफेसर के हाथ में, और ये सारे मार्क्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो किसी को भी लाइटली लेना नहीं। और 2 वाइवाज होंगे आपके, ठीक है, 2 वाइवाज, एक होगा मैकेनिक्स का वाइवा और दूसरा होगा बीडब्ल्यू का वाइवा। सो दीज आर द मार्क्स फॉर वाइवा। वाइवा मतलब ओरल एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, बस आपका ओरल एग्जाम होगा मैकेनिक्स और बीडब्ल्यू का, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके जो टोटल मार्क्स है पूरा सेमेस्टर 1 इंक्लूडिंग ऑल द 6 सब्जेक्ट्स कितने हैं? 675, देख सकते हो आप। तो 675 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं उसके ऊपर आपका पॉइंटर रहेगा, एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन टू कीप योर पॉइंटर एटलीस्ट अबव, पॉइंटर आपको शायद पता होगा, पॉइंटर इज आउट ऑफ 10, तो एटलीस्ट अबव 7.5 आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा एक पॉइंटर दिखता है, आपका ओवरऑल एवरेज अच्छा दिखेगा, ठीक है।
तो इंजीनियरिंग के 4 सालों बाद जब भी आपको डिग्री मिलेगा, सारे सेमेस्टर्स का एवरेज वो होगा, ठीक है, नॉट इवन एक सेमेस्टर वो छोड़ेंगे, तो सारे सेमेस्टर्स का एवरेज होगा, इट शुड बी मोर देन 7.5, ठीक है, तो तभी आप कहीं पे अच्छा दिखोगे, आपके रेज्यूमे में वो अच्छा दिखेगा। तो इतना समझा है सबको, एवरीवन? इसमें और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है जनरल में कि आपको अगर इतने मार्क्स का एग्जाम है तो कितने मार्क्स लाना चाहिए। जैसे कि अगर 80 मार्क्स का एग्जाम है ना, 80 मार्क्स का, तो उसमें एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स आने चाहिए थ्योरी पेपर आउट ऑफ 80, तभी आपको थोड़ा अच्छा पॉइंटर मिलेगा, ठीक है। पासिंग 32 होता है, बट मैं पासिंग का बात नहीं करूंगी यहाँ पे, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें टॉप तक जाना है, तो आई एम टेलिंग यू अबाउ एवरेज। ये 40 तो एकदम बिलो एवरेज है, बट एटलीस्ट 40 आना चाहिए। 40 से अगर आप नीचे जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा मुश्किल है फिर। तो ध्यान देना, अभी से ध्यान देना। और जैसे मैंने कहा, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आपका M1, BW और MEC तीनों का थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी आप जब कॉलेज स्टार्ट होगा ना और यूनिट टेस्ट तुरंत आ जाएगा, तो आप उसको थोड़ा सा कवर अप कर पाओगे, ठीक है। तो ये था इन जनरल बात आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेम 1। अभी हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैथ्स 1 की, ठीक है। तो मैथ्स 1 में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का? जैसे कि मैंने कहा 20 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट होंगे आपके कंपलसरी, ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कॉलेज हो, ये टेस्ट तो जरूर होती है। इसको कोई स्किप नहीं करता। तो ये 20 + 20 आपको टोटल 40 मार्क्स है, ठीक है। उसका एवरेज पकड़ेंगे, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 2 20, तो 20 में से आपको कितना मार्क्स मिला वो काउंट करेंगे लास्ट। तो ये जो 20 मार्क्स है ये कहाँ से है? असेसमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 क्लास टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स ईच. The first test is to be conducted when approximately 40% syllabus is completed. तो ऐसा जरूरी नहीं है, एक दो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आपके साइमल्टेनियसली कॉलेज में, 2 चैप्टर्स तो स्टार्ट हो ही जाता है, दोनों चैप्टर्स खत्म होने के बाद अनाउंस कर देंगे कि अभी आपके यूनिट टेस्ट है, वैसे सारे सब्जेक्ट्स में करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट होती है सारा सिलेबस खत्म होने के बाद या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद। जो एंड सेमेस्टर होती है 80 मार्क्स की, उसका भी पेपर पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, एक रफ मतलब जनरल पेपर पैटर्न, कि इसमें ना आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, 20 मार्क्स ईच, मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऐसे 6 मेन क्वेश्चंस होंगे, उसमें से क्वेश्चन 1 इज ऑलवेज कंपल्सरी, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग मतलब जैसे कि अभी सपोज से क्वेश्चन 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये तो आपका कंपलसरी है, इसको तो आपको सॉल्व करना ही, बराबर। इन पांचों में से आप एनी 3 कर सकते हो, समझे? एनी 3 कर सकते हो, तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ऐसा हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम पेपर पैटर्न होता है इंजीनियरिंग। तो क्वेश्चन 1 में नो ऑप्शंस, उसमें 4 या 5 सब क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, इट इज 20 मार्क्स। हर एक बाकी का भी 20 मार्क्स का होता है, तो 2, 3, 4, 5 में से आपको एनी 3 सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये भी मैं पूरा पेपर आपको ट्रिक कैसे उसको सॉल्व करना है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये है आपका जनरल पेपर पैटर्न, ये पूरे 4 साल इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये बस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा नया नया लगेगा, बाद में तो आपको पूरा बाय हार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। एंड देन टर्म वर्क मैंने बता दिया, टर्म वर्क बेसिकली आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं, अगर मैथ्स की बात करें तो आपको ट्यूटोरियल्स होंगे, ठीक है, वीकली ट्यूटोरियल्स, मतलब वो असाइनमेंट देते हैं आपको 4-5 क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसमें अटेंडेंस आता है,
नाउ इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, उनको कैसे ये टर्म वर्क को डिफरेंशिएट करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, कॉलेज टू कॉलेज वो डिफर करेगा, बट ये 25 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में, ओके, प्रोफेसर के हाथ में। 80 मार्क्स तो पेपर तो यूनिवर्सिटी सेट करेगा, ठीक है, आपके प्रोफेसर सेट नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी सेट करेगा बाहर से। बोर्ड एग्जाम कैसे होता है वैसा, तो वो तो अपने हाथ में है कि अपने को कितना सॉल्व करना है। यूनिट टेस्ट का पेपर आपके टीचर्स ही सेट करेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर्स, तो इसमें भी कैसे स्कोर करना है, ठीक है। तो ये सब मैं ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दूंगी जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा तभी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैथ्स। अभी हम लोग थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते हैं। तो काफी कुछ आपके जो 11th और 12th में था ना, उसी का कंटिन्यूएशन है, काफी कुछ नया नया भी है, ओके। वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या नया है, क्या आपको ऑलरेडी पता है और उसका एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक एडवांस्ड वर्जन है जो आपको अभी आया है इंजीनियरिंग में, M1 में। एंड हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मतलब अगर ये चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये चैप्टर होने के बाद ही आपको ये चैप्टर समझेगा। तो दीज टू आर इंटरलिंक्ड, और ना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, थ्योरी पेपर, तो उसमें से 30 to 32 मार्क्स आपको इस ये दो चैप्टर्स में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर्स, मतलब दोनों मॉड्यूल ठीक है, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ये सेकेंड मॉड्यूल। तो इन दोनों मॉड्यूल से आप 30 to 32 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब देखो 80 में से 30 मार्क्स का यही एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। और ये कॉलेज में 100% इसी से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सारे कॉलेजेस में। तो आपको ये चैप्टर तो सबसे पहले स्टडी करने के लिए स्टार्ट करना है, ठीक है। आप कहीं पे भी क्लास लगाओ या फिर सेल्फ स्टडी करो या कॉलेज के लिए वेट करो, मैं सजेस्ट करूंगी कॉलेज के लिए मत वेट करो, खुद की स्टडी अभी से स्टार्ट कर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। तभी आप थोड़ा सा एडवांस में रहोगे, ठीक है, और कोप अप कर पाओगे, ठीक है। देन वी गो टू द थर्ड एंड फोर्थ मॉड्यूल, जो कि है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन शायद आपको पता हो, नहीं पता हो, ठीक है। एंड द फोर्थ इज एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये जो सक्सेसिव है, ठीक है, ये थोड़ा सा नया बंदा है, दिस इज अ न्यू वन, ओके, बट कोई नहीं, हम इसको भी कर लेंगे। अगेन दीज टू चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड, मतलब अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है तभी आप उसके एप्लीकेशंस पढ़ पाओगे, ठीक है। सो दीज टू चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। देन ये जो फिफ्थ चैप्टर जो है, ये ना सबसे मैं बोलूंगी स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये इजी भी है एंड स्कोरिंग भी है। तो 50-50 चांसेस है आपके कॉलेज में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, पहला मॉड्यूल, या फिर इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो दोनों भी स्टार्ट हो सकता है, कोई कोई कॉलेज इसमें दोनों स्टार्ट करते हैं, दो अलग अलग फैकल्टीज रख के। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मैट्रिसेस एंड देन मे बी विशाल सर विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपके भी दोनों वो टॉपिक्स साथ में स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो ये वाला टॉपिक मैंने क्यों बोला इजी है, आपको 11th में था मैट्रिसेस बराबर, 12th में था मैट्रिसेस, है ना। तो बस अभी उसका ही एक एडवांस वर्जन सीखना है, और मैं बोलूं बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। अगर मैं जो बोलती हूँ ना आप उसको वैसे वैसे याद करके करते जाओ तो ये पूरा आपको बहुत इजी लगेगा, ओके। तो आज तो हम स्टार्ट करने ही वाले हैं मैट्रिसेस से, बट मैं बोल देती हूँ ये बहुत स्कोरिंग है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। दिस शुड बी योर फेवरेट मॉड्यूल पूरे इसमें।
एंड देन वी कम टू द लास्ट मॉड्यूल दैट इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। तो ये जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है ये भी काफी फन टॉपिक है, मतलब इसमें एक्चुअली बहुत मजा आता है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, बट एक या दो क्वेश्चंस आप श्योर 100% इसके एक्सपेक्ट कर सकते। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन में कौन सा मॉड्यूल का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कौन से मॉड्यूल को कितना वेटेज है, हम उसको कितना उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये सब हम लोग करेंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग में ना आपको पढ़ाई भी करनी है और थोड़ा सा स्ट्रेटेजी भी बनानी है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सब कुछ ही नहीं अटेम्प्ट करना है, हमें स्मार्टली अटेम्प्ट करना है कि ऐसे टॉपिक्स हमें करने हैं, ऐसे टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं जो हमें स्कोर भी करवाए और जो हमें इजी भी लगे। ठीक है, तो ऐसे आपको टॉपिक्स जमा करने हैं एंड फिर उसी तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट योर इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, अबाउट योर मार्किंग्स, कितने मार्क्स होंगे, ठीक है, कैसा पेपर पैटर्न होगा, किस सब्जेक्ट का वाइवा होगा, किस सब्जेक्ट में आपको से वाइवा नहीं करना है, एंड अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स के 6 मॉड्यूल्स है, दिखने में आपको बस 6 लगते हैं बट एक्चुअली काफी लेंदी मॉड्यूल्स होते हैं ये। ओके, राइट। सो आपका कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, दिस इज जस्ट अ सजेशन, बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स, ठीक है, अगर आपको अच्छे से सेमेस्टर 1 पार करना है ना, आपकी नैया को पार लगाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि यू स्टार्ट विथ मैथ्स 1K कॉम्प्लेक्स एंड मैट्रिसेस। ये दोनों चैप्टर्स को आपको स्टार्ट कर देना है, आपकी स्टडी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, BEE में DC सर्किट्स, ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, ठीक है, वो आपका स्टडी स्टार्ट होना चाहिए। और मैकेनिक्स में जो भी फर्स्ट मॉड्यूल है, कोप्लेनर समथिंग फोर्सेस, ओके, मॉड्यूल 1 बेसिकली, वो आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आप ये कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही थोड़ा थोड़ा मतलब कर देते हो ना स्टडी, देन यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, आई गारंटी। ओके, यस। तो किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? एनी डाउट्स? या चैट में ही बोल दो। नो डाउट्स, ओके, गुड, राइट राइट। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको कॉम्प्लेक्स या मैट्रिक्स आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर मॉड्यूल 5, दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस में सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगी आपका जो नया सिलेबस है, ठीक है, जो आपको नया सीखना है इंजीनियरिंग, उसमें मैं लेके जाऊंगी, राइट। सो एक्चुअली इस चैप्टर का नाम नहीं है, ये मॉड्यूल बोलूंगी मैं, ठीक है। सो मॉड्यूल 5 इज मैट्रिसेस, ठीक है, तो हम पूरा मॉड्यूल ही करेंगे। यस, सो सबसे पहले एकदम जनरल, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है और हमें उसको यूज क्यों करना है, मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो आप इसका इंपॉर्टेंस देखो, आपको 11th में था, 12th में था, अभी इंजीनियरिंग में भी आ गया, और मैं बोलूँ ये आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, वापस आएगा M2 M3 या M4, कहीं ना कहीं वापस दिखेगा आपको ये मैट्रिक्स। तो ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली पहले ये समझते हैं कि व्हाई इट इज सो डैम इम्पोर्टेंट फॉर टू लर्न एवरीथिंग अबाउट मैट्रिक्स। सो अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि एक पीपल्स नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क है कुछ लोगों का,
मतलब जैसे हम कभी भी फेसबुक पे अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, आप उस पर्सन को सर्च करते हो और आपको तुरंत म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखने लगते हैं, है कि नहीं? फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको दिखने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है कि इन सब में कुछ तो म्यूचुअल कनेक्शंस है, मतलब एक किसी का फ्रेंड है तो दूसरा किसी और का फ्रेंड है, ऐसे, राइट? तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो नंबर 1 पर्सन है, पर्सन नंबर 1, ये कितने लोगों का फ्रेंड है? ये 4 का फ्रेंड है, इसका 5 के साथ भी फ्रेंडशिप है और 6 के साथ भी फ्रेंडशिप है, ठीक है? तो ये जो कनेक्शन मैंने बताया है वो फ्रेंडशिप है। अभी फ्रेंडशिप दोनों तरफ से होती है, बराबर। तो 1 की 4 के साथ है, मतलब 4 की 1 के साथ भी होगी। फिर 1 की 5 के साथ है और 1 की 6 के साथ भी है, एंड वाइस ओवर्सा, ठीक है? वैसे ही मैंने अभी पर्सन 2 के बारे में बात की, तो पर्सन 2 के सिर्फ 2 फ्रेंड्स, 4 एंड 5, ठीक है? और पर्सन 1 का सिर्फ एक फ्रेंड। वैसे ही पर्सन 4 के कितने फ्रेंड्स है? 2, 1 एंड 2। 5 के कितने? 2, 1 एंड 2, ठीक है? एंड 6 के कितने? 1 एंड 3, 2, ठीक है? तो ये अभी देखने में काफी इजी लगता है, बोलने में काफी इजी लगता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आर वेरी लिमिटेड, ठीक है? बट इमेजिन करो कि फेसबुक के पास कितना सारा डेटा है, कितने सारे लोग फेसबुक पे, फिर भी वो आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स कैसे दिखा देता है इतनी इजीली? Because it is able to store all this information in the computer. तो यही इंफॉर्मेशन अगर मुझे कंप्यूटर को देनी है तो वो स्टोर कैसे करूंगी मैं? विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, ठीक है? सो अगर मैं बोलूं कि कनेक्शन के लिए मैं 1 अज्यूम करती हूँ, सो अगर कनेक्शन है किन्हीं भी 2 पर्सन्स के बीच में तो मैं उसको बोलूंगी 1। अगर नो कनेक्शन है, मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, नो फ्रेंडशिप, तो मैं बोलूंगी 0, ठीक है? अभी मैं टेबल एक बनाती हूँ जहां पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अभी मैं क्या करती हूँ, जिन 2 लोगों के बीच में कनेक्शन दिख रहा है वहां पे मैं लिखूंगी 1, ओके? देख, सो 1 और 1, अभी कोई भी बंदा खुद के साथ कैसे फ्रेंडशिप कर सकता है? देयर विल बी नो कनेक्शन, सो हियर 1 और 1 की इंटरसेक्शन पे 0, ठीक है? फिर 2 एंड 1, तो 2 और 1 में कनेक्शन है क्या? नहीं है, तो 0। फिर 1 एंड 3 में कनेक्शन है क्या? नहीं है, 0, ठीक है? इस तरह से मैं ये पूरा फिल कर सकती हूँ। तो 4 एंड 1, 4 एंड 1 के बीच में कनेक्शन है? यस है, तो यहाँ पे 1 कर दो। 5 एंड 1 के बीच में है? हाँ है। 6 एंड 1 के बीच में है? हाँ है, ओके? तो इस तरह से आप ये पूरा जो टेबल है वो फिल कर सकते हो, ओके? तो मैं ये कर देती हूँ आपके लिए। तो ये जब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन को नंबर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको भी मैं फिल कर देती हूँ। तो जिन दोनों के बीच में आपको कनेक्शन लगता है, अभी 2 और 2, ऑब्वियसली 2 और 2 के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे 0, राइट? फिर 2 और 3 के बीच में भी नहीं है, अगेन 0, ओके? 2 और 4 के बीच में है क्या? हाँ है। 2 और 5 के भी बीच में है, बट 2 और 6 के बीच में नहीं, yes. ठीक है? सो आई विल जस्ट कंप्लीट दिस, ओके? इस तरह से। तो देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग एकदम इजीली पुट अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। और इन नंबर्स को ऐसे ही नहीं लिखा हमने रैंडमली, कुछ पैटर्न में लिखा है, राइट? कोई तो पैटर्न फॉलो कर, है ना? कुछ तो पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए वो इतना अंडरस्टैंडेबल है, ओके? सो दिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स को इस प्रकार हमने अरेंज किया है ताकि वो कंप्यूटर को भी समझे और हमें भी समझे। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, ओके? इसे हम कहते हैं क्या? मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी मैं बताने वाली हूँ, इट इज नथिंग बट अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ओके गाइस, इन अ रेक्टेंगुलर फैशन, ठीक है? तो चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस।
कि मैट्रिक्स जैसा अरेंजमेंट आपको और कहाँ पे देखने मिलता है? तो कोई बता सकता है फ्रॉम माय ऑडियंस, माय स्टूडेंट्स, कि मैट्रिक्स जैसा अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपको कहाँ देखने मिलता है रियल लाइफ? सोचो, आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं which will remind you of a matrix arrangement. Yeah. ओके, यस आरिस, हम कंसिडर कर सकते हैं वो। ओके, साक्षी इज सेइंग कैलकुलेटर। अच्छा, यस। शशिकांत इज सेइंग एनी बॉक्स। ओके, बॉक्स ठीक है, कर सकते हैं, बट बॉक्स में ना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है, हम क्या अरेंज करके रख सकते हैं बॉक्स में? मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है, ऑफ नंबर्स। तो जैसे कि साक्षी ने कहा कैलकुलेटर, वो हो सकता है एक एग्जाम्पल। आई विल टेल यू, यहाँ पे मेरे पास भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि चेस बोर्ड है ना, चेस बोर्ड भी एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स का, और वहां पे हम ये जो हमारे सारे होते हैं चेस पीसेस, उनको अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स अरेंजमेंट। ओके, अभी कुछ याद आ रहा है? एनी सच थिंग? और एक एग्जाम्पल आप सबके घरों में भी है। यस सुकन्या, वेरी गुड, कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। यस, मेरे पास भी है वो एग्जाम्पल। तो जो अपना कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, ठीक है, तो वो भी, उस पे भी सारे कीज एकदम रेक्टेंगुलर फैशन में अरेंज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो, सी दिस, है ना, कैसा अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर। यस, अभी आप करेक्ट डायरेक्शन में सोच रहे हो। कैलकुलेटर भी साक्षी ने बताया था, कैलकुलेटर इज ऑल्सो इन माई लिस्ट। तो कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे अरेंज किए हैं सारे बटन्स, रेक्टेंगुलर फैशन। और कुछ देखो जरा, घर में आसपास कुछ तो दिखेगा आपको। देखो, ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज जब आप मैथ्स को अपने आसपास देखोगे, ठीक है, रियल लाइफ में देखोगे, तभी वो इंटरेस्टिंग लगेगा। नहीं तो बस वही चीज है कि हाँ मैंने सिखाया, आपने समझा, हो गया काम। ओके, एनी रिमोट, हर्षल इज सेइंग रिमोट। यस, remote also you can consider as a example. Very good हर्षाली, करेक्ट है। यस, तो एक और चीज है जो आपके घरों में, सबके घर में होती है, कैलेंडर, है ना। कैलेंडर में सारी डेट्स एकदम अरेंज होती है प्रॉपर कंपार्टमेंट्स में, राइट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अगेन ऑफ डेट्स। देखो, दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ चेस पीसेस, दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेट्स, दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ बटन्स, दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ कीज। और एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, करेक्ट, आपने पढ़ा है ये ज्योग्राफी में, स्कूल में, लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, दे आर द पॉइंट्स। सो इट इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप मुझे बता सकते हो, अगर आपके दिमाग में कुछ भी पॉपअप होता है, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो टिल द एंड ऑफ द सेशन, राइट। तो
और एक एग्जाम्पल में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ हर्षालिका, रिमोट कंट्रोल. That is also a good example. Yes. So, try to find a matrix in your life everywhere. Okay? और मैं गारंटी देती हूँ आपको कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही, और आप अनएक्सपेक्ट जगह पे आपको दिखेगा. ठीक है? Yes. So, ये जो अरेंजमेंट है, तो इसीलिए मैट्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी लाइफ की इतनी सारी चीजें उसी आइडिया को लेके बनाई गई है. ठीक है? मैट्रिक्स में हम कोई भी बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को एकदम कॉम्प्रेस करके हम कंप्यूटर को दे सकते हैं. एंड कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को क्यों देनी है? क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी, जो एज है, इट इज अ टेक्नोलॉजिकल एज. आपकी हर एक चीज ऑनलाइन है, लेक्चर्स ऑनलाइन है, एग्जाम्स ऑनलाइन है, एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है. राइट? तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर कैसे होती है? राइट? ये सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ मैट्रिसेस. ओके, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें इतना कुछ सीखना पड़ता है उसके लिए. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, it is a rectangular arrangement of numbers in m rows and n columns enclosed in a square or round bracket. ठीक है? और इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n. तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं ये तो हमें पता है, काफी बार हमने किया हुआ है. डिनोटेड बाय कैपिटल ए, और हम ऐसे लिखते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. ठीक है? और अगर सपोज मैं इसको ऐसे लिखूं 3 4 1 7, ये आपका मैट्रिक्स है. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम. तो ये जो 2 है ये है रो नंबर, ये जो 2 है ये है कॉलम नंबर. ठीक है? अगर मैं बोलूं कि एक और मैट्रिक्स आप एग्जांपल देखो कुछ इस तरह से 1 0 1, बस इतना ही मैट्रिक्स. तो इसमें कितने रोज है? इसमें सिर्फ एक रो है. ठीक है? एक रो. और कितने कॉलम्स है? तो 3 कॉलम्स है. तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 3. अगेन दिस इज रो नंबर, दिस इज कॉलम नंबर. तो ये आपको याद रखना है, रो एंड कॉलम. ये आपने 12th तक सब कुछ सीखा हुआ है, मैं जैसे एक छोटा सा रिवीजन दे रही हूँ आपको. ये हो गया. फिर इसके बाद हमने और एक चीज देखी थी, व्हाट इज डिटर्मिनेंट. और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. आई होप ये पता है आपको. इट इज अ यूनिक नंबर विच कैन बी कैलकुलेटेड, बट ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रोज एंड कॉलम्स सेम होता है. ठीक है? तो जिसमें रोज एंड कॉलम सेम होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स. ना 2 क्रॉस 2 होगा तो बस आपको बटरफ्लाई टेक्निक यूज करनी है. बटरफ्लाई टेक्निक बोले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एडी माइनस साइन लिखो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. तो ये लग रहा है ना बटरफ्लाई जैसे. तो इसे मैं बोलती हूँ बटरफ्लाई टेक्निक. ठीक है? yes. तो बटरफ्लाई टेक्निक से इसको करना है. और यहाँ पे हम क्या टेक्निक यूज करते हैं? टारगेट एंड उड़ाओ टेक्निक. तो टारगेट एंड उड़ाओ मतलब क्या? आपको पहला एलिमेंट को टारगेट करना है, यहाँ पे लिखना है, और फिर उसके रो को और उसके कॉलम को उड़ा देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे उड़ा दिया. राइट? और जो बचता है उसका वापस बटरफ्लाई टेक्निक से डिटर्मिनेंट निकालना. करेक्ट? फिर जब आप सेकेंड एलिमेंट के पास जाते हो तो सेकेंड एलिमेंट को लिखने से पहले आपको माइनस साइन देनी होती है, और फिर सेकेंड एलिमेंट को टारगेट करने के बाद उसके रो को और उसकी कॉलम को उड़ा देना है. तो इसको मैं कहती हूँ टारगेट एंड उड़ाओ. ओके? ऐसे सेम वे थर्ड एलिमेंट के साथ जब आप थर्ड एलिमेंट के पास जाते हो, राइट, तो उसको भी टारगेट करना है, उसके रो एंड कॉलम को उड़ा देना है, एंड फिर जितना बचा है उसका डिटर्मिनेंट लेना. ये सब हमने कर दिया है 12th स्टैंडर्ड में, आपने सीखा है. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ और लेटर आल्सो पर्सनली. ठीक है? देन हमने एक और चीज पढ़ी थी, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स.
ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए सो दैट आप इस चैप्टर के जो नए टॉपिक्स है वो पढ़ पाओ या सीख पाओ। तो छोटा छोटा रिवीजन है वो बस मैं करवा रही हूँ। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या होता है माइनर एंड कोफैक्टर? ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4। तो आप इन सारे एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे लिखते हो? देखो, दिस इज इक्वल टू, इसका मैं एड्रेस लिख सकती हूँ A11, मतलब पोजीशन इस एलिमेंट का। टू जो एलिमेंट है, एलिमेंट 2, इसका पोजीशन क्या है? A12। ये मैंने कैसे लिखा रे? 1 2 मतलब ये रो नंबर और कॉलम नंबर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। थर्ड, ये जो थर्ड एलिमेंट है इसका पोजीशन क्या रहेगा? A21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट वन, एंड फोर्थ का A22, ठीक है। तो इस तरह से आपको पोजीशंस लिखने आनी चाहिए, या फिर मैं बोलती हूँ इसको एड्रेस, हर एक एलिमेंट का एड्रेस। और क्योंकि ये ए मैट्रिक्स है तो इसका जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। जैसे कि अगर मैं कोई बी मैट्रिक्स बनाऊं, ठीक है, वो 3 क्रॉस 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, बी मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, अभी मुझे इसका पोजीशंस लिखना है हर एक एलिमेंट का पोजीशन लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे बस रो और कॉलम को बराबर डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। ये देखो 1, इसका रो और कॉलम क्या है? 1 1, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एलिमेंट B11। अब यहाँ पे मैंने बी यूज किया क्योंकि ये कैपिटल बी मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट का क्या होगा? B12, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड एलिमेंट का B13, ठीक है। तो ये मैं पोजीशंस लिख रही हूँ, मैं एड्रेसेस लिख रही हूँ, एलिमेंट्स सेम। अभी इसका B21, B22, B23 एंड B31, B32, B33, ओके। तो इस तरह से आपको सबका आना चाहिए लिखना, ठीक है। पोजीशन कैसे आया? हर एक चीज के लिए देयर इज ओनली वन आंसर, ये है रो नंबर, ये है कॉलम नंबर, ठीक है ना। अगर मुझे माइनर चाहिए, इफ आई वांट माइनर तो माइनर क्या होता है रे? सपोज मुझे चाहिए M11, इसका माइनर चाहिए, तो आपको वही याद करना है, टारगेट एंड उड़ाओ, ठीक है, टारगेट एंड उड़ाओ। तो M11 चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट 11 एलिमेंट, इसको टारगेट करो, इसको उड़ाओ, और जो बचता है जिसका डिटर्मिनेंट ले लो, B22, B32। अभी B22 कौन है? 5 6 8 9, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5 6 8 9, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 5 9 जा 45, माइनस 6 8 जा 48, ठीक है, -3। तो ये आपका माइनर हो गया, समझे क्या? ठीक है। अगर सपोज मुझे कोई दूसरा माइनर चाहिए, M23, लेट्स से, रैंडमली उठाया है मैंने, ठीक है, 2 3 चाहिए ना, 2 3 बोले तो ये वाला, मतलब ये वाला, करेक्ट। तो इसको टारगेट किया, उड़ा दो, कौन बचा रे? उसको लिखो यहाँ पे 1 2 7 8, बस अभी इसका डिटर्मिनेंट ले लो, 8 -14 -6, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके माइनर्स है। इस तरह से आप पूरा 9 के 9 एलिमेंट्स का माइनर्स निकाल सकते हो, ठीक है। माइनर के लिए क्या याद रखना है? टारगेट एंड उड़ा, बराबर। और कोफैक्टर का तो फॉर्मूला ही है, ये है आपका फॉर्मूला कोफैक्टर का, दिस वन। तो इसको आपको फॉलो करना है। क्या लिखा है फॉर्मूला? देखो, C
सी, CIJ। तो ये IG कौन है? अगेन रो नंबर एंड कॉलम। अभी सपोज मुझे C11 को फैक्टर चाहिए, C11 मतलब माइनर निकाला, उसका मैं को फैक्टर निकाला, तो ये होगा -1 रेज टू 1 + 1, ठीक है, क्योंकि I + J ना, तो 1 + 1 इंटू M1। अभी M11 आपने यहाँ पे निकाल लिया है, तो ये -1 रेज टू 2 हो जाएगा एंड M11 इज -3। अभी -1 रेज टू पॉजिटिव पावर आपको 1 देगा, स्क्वायर कर रहे हो ना, पॉजिटिव पावर आपको पॉजिटिव ही देगा 1, सो 1 इंटू -3 इज -3, तो आपका कोफैक्टर क्या आएगा? -3। और अगर आप इसका कोफैक्टर निकालो C23 का, -1 रेज टू 2 + 3 इंटू M23, ये हो जाएगा -1 रेज टू 5, M23 कौन है रे? -6। तो अभी देखो ये रेज टू ऑड पावर है, तो वो -1 ही रहेगा इंटू -6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये सब आपने किया हुआ है 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में। आई एम जस्ट गिविंग यू अ शॉर्ट रिविजन। तो ये था माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने के लिए एक स्पेशल सन डायग्राम है जो मैं बताती हूँ, ठीक है। सन डायग्राम, ये देखो, तो ये क्या है? बेसिकली इसमें मैंने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कवर कर लिया। ये आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब जो एक्चुअली जो नया पार्ट है आपके सिलेबस में, वो जब स्टार्ट होगा तो ये सब आपको पता होना चाहिए उसके पहले, राइट? इसीलिए यस। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? नो? ओके, गुड, ओके, ग्रेट। तो फटाफट कर देते, ये आपको सबको पता ही है। रो मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो में नंबर्स, ठीक है, देयर आर नो ओनली रो, ओके, सिर्फ एक रो है, तो रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक रो। तो जैसे कि ये से कुछ 5 -7 0, तो ये क्या हो गई? ये रो मैट्रिक्स हो गई ऐसे। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक रो है। कॉलम मैट्रिक्स बोले तो सिर्फ एक कॉलम, जैसे कि 1 2 3 और 7 and 9। तो रोज कितने भी हो सकते हैं, बट कॉलम सिर्फ एक है। ऐसे जीरो या नल मैट्रिक्स मतलब क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 0 है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स कौन है? 0 0 0। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो रो एंड कॉलम्स आर सेम, मतलब 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3, दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स, बराबर। तो रो एंड कॉलम नंबर सेम होना चाहिए, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, कैसा भी। फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? कि ऐसा मैट्रिक्स, अभी देखो स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल कैसे होता है? अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर निकाल, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, तो डायगोनल दो तरह की होती है। एक तो यहां से यहाँ पे जाएगी, ठीक है, और एल्स यहाँ से यहाँ पे जाएगी, सॉरी, यहाँ से यहाँ पे, दो डायगोनल्स होती है स्क्वायर, ठीक है। बट हमें डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल कंसिडर करनी है, विच इज दिस वन, ओके। सो दिस इज द प्राइमरी डायगोनल, हमेशा याद रखो, प्राइमरी डायगोनल, ठीक है, इसको हमेशा याद रखो। लेफ्ट टू राइट, मतलब जहां पे आपको ऐसे नंबर्स मिले ना, A11, A22, A33, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखे थे ना 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2, तो ये आपका प्राइमरी डायगोनल है, मतलब ये आपका डायगोनल है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स।
तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी होने दो, ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे सारे जीरोज होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स में नंबर्स होते हैं, बाकी उसके ऊपर नीचे जीरोज होते हैं, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसी के साथ हमें और एक पढ़ना है, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर पूछा अब व्हाट इज अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, तो आप बोलोगे ट्रेस मतलब क्या, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, 5 + 7 - 1, दैट इज 11। ठीक है, तो ट्रेस अगर पूछा है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग यू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये मैंने जस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया था, ये कुछ नया है, ये हमें 11th और 12th में नहीं था, ये नया पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, देन यू हैव स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही है, बट यहाँ पे सारे जो नंबर्स डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे जीरो। ठीक है, ऊपर नीचे जीरो, बट सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले, दे शुड बी सेम। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, यहाँ पे सेम ही होने चाहिए। सो डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है देन इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, 1 1 1 ही होना चाहिए, -1 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। अगर तीनों 1 1 1 है देन इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ऐसी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, 2,2 वाली। ठीक है, so this is identity matrix of order 3 and this is identity matrix of order 2. okay, sorry, ये 1 आना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 हो तो आइडेंटिटी, सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो तो स्केलर, और अगर डायगोनल सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है और बाकी सारे 0 0 है तो वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेस में ही होता है, रेक्टेंगुलर में आपको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, या डायगोनल एलिमेंट्स आप नहीं बता सकते। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो प्रकार होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, सो अपर ट्रायंगुलर मतलब जहां पे आपका ट्रायंगल बनता है वो आप अपर ट्रायंगुलर अज्यूम कर सकते हो। मतलब जैसे कि लेट्स से मैंने एक ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाया है, ओके, तो और ये एक मैट्रिक्स में बना रही हूँ, अभी देखो 3 1 3 5 2 0 9, ये मैंने दो तरह की मैट्रिक्स बनाई है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो एकदम प्रॉपरली, यू कैन सी कि सिर्फ ऊपर की तरफ नंबर्स है, बराबर, डायगोनल के ऊपर की तरफ नंबर है, तो ये ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, मेरा ऊपर की तरफ बन रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और ये जो ट्रायंगल देखो अभी यहाँ पे नंबर्स है, डायगोनल के नीचे नंबर्स है, तो ये बनेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बराबर। तो जहां पे नंबर्स है, जहां पे ट्रायंगल बनेगा वो आपका टाइप है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप्स। देन यू हैव सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कभी होता है व्हेन aij इज इक्वल टू aji। तो ये बोलोगी मैम ये क्या है, आई रो नंबर एंड कॉलम नंबर, उसको आप ट्विस्ट कर दो, उसको आप इंटरचेंज कर दो और सेम एलिमेंट रहेगा उस पोजीशन पे, देन इट इज सिमेट्रिक। बट अगर aij इज इक्वल टू -aji देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जब हम इसके सम सॉल्व करेंगे ना, अभी एक सम भी है तो तभी मैं आपको बता दे कि क्या है ये एग्जैक्ट। एंड सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, अगर आपका डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का इज 0 देन इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बस आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, ये बेसिक्स है मैट्रिसेस का।
और ट्रांसपोज बोले तो आपको इंटरचेंज करना है रोज एंड कॉलम्स को, दैट इज स्लीप इज इक्वल टू वेक। अभी ये क्या है मैम, आप तो बहुत नया नया बता रहे हो। यस, तो ये स्लीप इज इक्वल टू वेक क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको पता है इंटरचेंज करना होता है रोज एंड कॉलम्स को, तो जो हॉरिजॉन्टली लिखे हैं उनको वर्टिकली लिखो, ये कहना चाहती हूँ। तो जो सो रहे हैं उनको सीधा करो, स्लीप इज इक्वल टू वेक। ये मैं आपको करके बताऊंगी। ओके, फिलहाल दिस वाज अ सन डायग्राम, राइट। तो अगर आप इस तरह से याद रखोगे, कभी आपकी लाइफ टाइम में आप मैट्रिसेस को भूलोगे। ओके, लेट अस सॉल्व अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग इट्स ट्रांसपोज स्टेट दैट वेदर इट इज अ सिमेट्रिक और अ स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर। तो आपको क्लासिफाई करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या कोई नहीं है। तो और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, सिमेट्रिक के लिए ये तो एक कंडीशन है, और एक कंडीशन है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर ट्रांसपोज में बात करें तो। एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ए जे आई। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। अभी हम यूज करेंगे। ओके, सो बेसिकली देखो करना क्या है, एकदम सिंपल चीज है। ठीक है, ये शायद आपके एग्जाम से पूछ भी सकते हैं, एक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, राइट। सो कंसिडर दिस, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रही हूँ मैं पहले। तो कंसिडर दिस एज ए मैट्रिक्स, 0 -6 1 6 0 -4 -1 4 0। ओके, तो हमें इसका लेना है ट्रांसपोज। अभी मैंने ट्रांसपोज के लिए क्या बोला था, स्लीप इज इक्वल टू वेक। अभी मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ ये होता क्या। देखो, जो लोग सोए हुए हैं मतलब जो लोग हॉरिजॉन्टली है, उनको वर्टिकली मतलब उनको जगा दो। तो 0 6 -1 ये आपका कैसे लिखा है, हॉरिजॉन्टली। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 0 6 -1। ठीक है, देन 6 -6 0 4 एंड 1 -4 0 आ गए। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसपोज। तो ये आपको पता है ये ट्रांसपोज कैसे लेना है, बट जस्ट एक फन वे टू रिमेम्बर इट। ठीक है, जितना आप उसको फन वे में रिमेम्बर करोगे ना, तो उतना आपको कम रट्टा मारना पड़ेगा चीजें। ठीक है, तो इसलिए ये अभी आप देख सकते हो कि ए और ए ट्रांसपोज तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, बट ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, है ना, थोड़े चेंजेस है इसमें। सो देयरफॉर ये ए मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये तो चला गया, अभी हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्राई करें। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको ए ट्रांसपोज को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज मतलब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को, ए ट्रांसपोज की सारे एलिमेंट्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, 0 -6 1 6 0 -4 1 सॉरी -1 4 0। क्या किया मैंने, ये जो एलिमेंट्स थे ए ट्रांसपोज के, उसके हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आप कंपेयर करो ए को और माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज को, जस्ट कंपेयर इसको और इसको, सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम। सो सिंस a is equal to minus of a transpose, therefore a is a skew symmetric मैट्रिक्स। तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है, बट यस ये आपके अभी के सिलेबस में भी है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। सो जस्ट मैंने उसी के लिए एक एग्जांपल आपको बताया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, क्या करना है हमें। ओके,
सेकेंड वन, इसको कंसिडर करो, चाहिए तो बी, आप बोलोगे ए हो गया ना, अभी बी ले। सो 1 2 3 2 4 6 एंड 3 5 7। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो, आपको ये समझ जाएगा कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं, ठीक है, नहीं है, एक्चुअली भी नहीं है। बट अगर सॉल्व करना ही है तो पहले हम बी ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगेन स्लीप इज इक्वल टू वेक, 3 6 7, ये मैंने कर दिया, बी ट्रांसपोज ले लिया। आप देख सकते हो कि बी ट्रांसपोज और बी सेम नहीं है, सो सिंस बी यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू बी ट्रांसपोज, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक तो नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक चेक करते हैं, उसके लिए आपको माइनस लेना पड़ेगा बी ट्रांसपोज का। तो ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स माइनस माइनस हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं होने वाला, है ना, ये तो गया। So since B is not equal to minus B transpose also, so therefore not skew symmetric। तो ऐसे केस भी होते हैं कि जहां पे आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। सो या दिस वाज लाइक अ सिंपल एग्जांपल जो आपको पूछ सकते हैं लाइक 2 या 3 मार्क्स के लिए, ओके। तो ये क्या था, ये जस्ट था हमारा एक क्विक रिवीजन of what we have seen so far, what we know so far about matrices, okay। तो अभी हम जाते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं। आई नो आपको लगेगा कि इतना टाइम हमने कुछ नया पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। सी व्हाई, बिकॉज ये फर्स्ट लेसन मतलब फर्स्ट सेशन था हमारा, पहले तो हमें थोड़ा सा ग्रूव में आना चाहिए, मतलब अभी आपने काफी टाइम से पढ़ाई तो की नहीं होगी, राइट। 12th का एग्जाम्स हुआ ही नहीं, बट आपने एंट्रेंस के लिए जरूर पढ़ाई किया होगा, बट उसको भी काफी टाइम हो चुका है, तो थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है, राइट। सो अभी हम लोग थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखें, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो एक्चुअली हमें स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ना कौन सा मैट्रिसेस सीखना है, ये वाला हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। बट इसको समझने के लिए पहले आपको यहाँ पे समझना है व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे मैम ये तो हमें पता है, स्लीप इज इक्वल टू वेक, है ना, अभी अभी आपने भी बताया स्लीप इज इक्वल टू वेक। मतलब अगर मैं सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स लिखूं यहाँ पे, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, राइट, और अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, मुझे इसमें क्या करना है, ट्रांसपोज लगाना है, तो इसका पहले का ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3। तो ट्रांसपोज लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। जो लोग स्लीपिंग है उनको जगा दो, 1 2 3 4 5 6 बराबर, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोज, ये तो हमको आता है मैम। आगे कुछ नया बताओ, ये आता है तो ये चेक। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या आना चाहिए, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें सीखना क्या है, हमें हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन सीखना है, ये हमको अभी पता नहीं, ये कुछ नया चीज है। मैंने क्या बोला, पहले हमें ट्रांसपोज आना चाहिए, ट्रांसपोज तो आता है, अभी आना चाहिए कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बेसिकली, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, देखो सपोज कुछ इस तरह से मैट्रिक्स है, लेट्स से अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने किया ही था, है ना, वी हैव डन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन 11th स्टैंडर्ड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, 2 + 3i, देन लेट्स से 7।
I and 2 minus 3i, लेट्स, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैट्रिक्स हो गया। इसका मुझे चाहिए कॉन्जुगेट। क्या बोला मैंने? इसका मुझे चाहिए कॉन्जुगेट, ठीक है। ध्यान दो, ये थोड़ा सा नया चीज है। कॉन्जुगेट बोले तो क्या करेंगे रे? जो इमेजिनरी नंबर है बस उसका साइन चेंज करेंगे। क्या बोला मैंने? जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे इमेजिनरी कौन है? 3, सो 2 minus 3i हो जाएगा। 7 इज रियल, 7 का 7 ही रहेगा। i इज इमेजिनरी, उसका माइनस i हो जाएगा एंड 2 plus 3i हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्जुगेट। ओके, ट्रांसपोज पता है, समझ गया, ट्रांसपोज समझ गया, कॉन्जुगेट समझ गया एवरीवन। अभी इन दोनों को कंबाइन करना है। देखो अगला स्टेप क्या है? क्या स्टेप है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज भी करना है, कॉन्जुगेट भी करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है अभी, ठीक है। सी, इन दोनों को कंबाइन कर, लेट्स से मैं एक एग्जांपल के साथ ही बात करती हूँ। देख, एक मैट्रिक्स है अपना 1 plus i, this is 2, 3 minus i and 1 plus 2i, ठीक है। ये आपका एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ना आपको इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या करना है इसके साथ? पहले कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ये हो जाएगा 1 minus i, करेक्ट। 2 तो रियल है तो 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 3 plus i और ये हो जाएगा 1 minus 2i। ओके, 1 minus 2i ये हो गया ना। फिर इसका लेना है ट्रांसपोज, इसी मैट्रिक्स का क्या करना है? ट्रांसपोज करना है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स का करना है ट्रांसपोज। तो ये कैसे दिखेगा? देखो, तो अभी जो लोग सोए हुए हैं उनको जगा दो। 1 minus i, 3 plus i, 2 and 1 minus 2i, ठीक है। तो ये कौन है? ये है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो ये कौन है? ये है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। आप बोलोगे मैम पहले ट्रांसपोज लिखा है। हाँ, तो उसका नाम में पहले ट्रांसपोज है, बट आपको पहले करना है कॉन्जुगेट। एक्चुअली कुछ भी करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। पहले ट्रांसपोज करो या कॉन्जुगेट करो या फिर उल्टा सुल्टा करो, आपको आंसर सेम आएगा। तो अगर आपका ये ए मैट्रिक्स है, अभी हम थोड़ा सा सिंबल वाइज बात करते हैं। तो ए मैट्रिक्स से जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो वो बन जाता है ए ट्रांसपोज, राइट, करेक्ट। जब आप ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हो, कॉन्जुगेट करते हो, तो वो बन जाता है ए बार, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? पहले ए का ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है, और फिर सॉरी पहले आप ए का कॉन्जुगेट कर रहे हो, मतलब ए का बना रहे हो ए बार, ठीक है, और फिर ए बार का फुल ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है, ए बार का फुल ट्रांसपोज कर रहे हो। तो इसको हम नया सिंबल बनाते हैं ए थीटा या फिर ए स्टार, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो मैं इसका सिंबल यहाँ पे लिखती हूँ। ट्रांसपोज का सिंबल है ए टी, ए रेज टू टी, कॉन्जुगेट का सिंबल है ए डैश और इसका सिंबल क्या है? ए थीटा, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट डाउन विद अ डिफरेंट कलर, यस। सो ये है ए टी मतलब ट्रांसपोज, इसका सिंबल क्या है? ए बार मतलब कॉन्जुगेट, और इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको तीसरा एक नया मिलेगा ए थीटा। कभी कभी आपको ए स्टार भी दिख सकता है, ठीक है। तो ए थीटा या ए स्टार बोथ द सेम। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। समझा है क्या एवरीवन?
यस, है ना? ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी व्हाट इज हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, अभी देखो यहाँ पे ट्विस्ट आता है, सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर A is equal to A theta, अभी आपको पता है what is A theta, right? What is A theta? It is nothing but transpose conjugate of a matrix. अगर A is equal to A theta, then it is Hermitian. और अगर A is equal to A is equal to minus A theta, ठीक है, then it is skew Hermitian. ठीक है, तो इसके बारे में हम और बात करेंगे। फिलहाल वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर थीटा, ए थीटा के लिए। तो सिर्फ ए थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एकदम सिंपल, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ए है, आपको फाइंड करना है ए थीटा। ए थीटा का मीनिंग क्या है, अगेन आई एम राइटिंग इट फॉर यू। व्हाट इज ए थीटा? दिस इज ट्रांसपोज्ड conjugate मैट्रिक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए थीटा को ही हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये हर्मिशियन नहीं है, ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, मतलब ऐसा। ठीक है, पहले बार फिर ट्रांसपोज। तो देखो ये ए है, पहले इसका ए बार ले लो। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो पहले इसका ए बार करो, मतलब कॉन्जुगेट ले लो। ओके, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2i, 5i का माइनस 5i प्लस 2i। मैं हर एक का कॉन्जुगेट कर दूं, 3 प्लस i, 3 माइनस 2i, 1 प्लस i। 4 एंड 0 तो कुछ नहीं, वो रियल नंबर्स हैं, 2 प्लस i। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। व्हाट इज दिस? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए बार। अभी इसका आपको ट्रांसपोज लेना है, तो ए बार का ट्रांसपोज, तो ये 1 माइनस 2i, 3 प्लस i, 4 माइनस 5i, 3 माइनस 2i, 0, 2i, 1 प्लस i एंड 2 प्लस i। ठीक है, दिस इज योर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसी को हम एक्चुअली ए थीटा बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर ए थीटा, दिस इज नॉट हर्मिशियन, माइंड इट, दिस इज नॉट हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन को चेक करने का दूसरा लेवल है। हर्मिशियन को चेक करने का दूसरा लेवल, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता था, हम उसमें क्या चेक करते हैं, ए और ए ट्रांसपोज को कंपेयर करते हैं। तो वैसे यहाँ पे ए और ए थीटा को आपको कंपेयर करना है। दिस इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ओके, तो ये समझा है क्या? ये चक्र समझा है सबको? ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चक्र ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इसके एक्सप्लेनेशन देखो, ट्रांसपोज का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉन्जुगेट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है, एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये तीन चीज अगर आप समझते हो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एनी डाउट इन हियर? नो, राइट? यस, ये चक्र बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत काम आएगा। ओके, सो ए थीटा इज नॉट हर्मिशियन, अगेन आई एम रिपीटिंग। अगर a is equal to a theta, then it is Hermitian. अगर a is minus a theta, then it is skew Hermitian. ऐसा है। तो देखो यहाँ पे मैंने हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के डेफिनेशंस आपको दे दिए हैं,
कुछ प्रॉपर्टीज भी दे दी। ठीक है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए, आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, इट इज हर्मिशियन इफ ए इज इक्वल टू ए स्टार। मैंने बोला ना, आप ए स्टार भी लिख सकते हो या फिर ए थीटा भी लिख सकते हो। सो बेसिकली ये आपका कंडीशन, दिस इज ए इक्वल्स टू ए थीटा। आपको जो अच्छा लगे, थीटा अच्छा लगे, स्टार अच्छा लगे, आप वो लिख सकते हो। और ए स्टार क्या है, तो ए ट्रांसपोज का या फिर ए बार का ट्रांसपोज, दैट इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ये कौन है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, दैट इज इफ ए इज हर्मिशियन देन मीन डायगोनल। ये सब कुछ आपको जस्ट याद करना है या फिर जस्ट पता होना चाहिए। एंड स्क्यू हर्मिशियन के लिए ये वाला कंडीशन, ठीक है, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ए थीटा। तो बेसिकली बस यही याद करना है हमें। बाकी ये जो है, ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी यूज होता है, कभी नहीं भी यूज होता, तो दैट इज फाइन। तो एक सम सॉल्व करें हर्मिशियन मैट्रिक्स का, राइट। तो ये कुछ नया चीज है हमारे, ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू ऑफ विच इज योर इंजीनियरिंग सिलेबस। ठीक है, बट ये सब कुछ आने के लिए थोड़ा सा रिवीजन तो बनता ही था। ओके, देखो, तो हमें क्या करना है, शो दैट फॉलोइंग मैट्रिसेस आर हर्मिशियन। हर्मिशियन बोले तो आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए। ए इज इक्वल टू ए थीटा मुझे दिखाना है, तो उसके लिए पहले तो ए थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो सपोज ये मेरा ए है, करेक्ट। तो मैं पहले ए थीटा के लिए इसको ए बार निकालती हूँ पहले तो, चलो ए बार 2 प्लस 3i 4 माइनस i, ठीक है, 2 माइनस 3i 6 प्लस 2i 4 प्लस i 6 माइनस 2i एंड 7। तो कॉन्जुगेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कॉन्जुगेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसको आप अच्छे से ध्यान से करो, एक ही बार में इजीली हो जाएगा। देन इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, विच इज नथिंग बट ए थीटा। ओके, अभी ट्रांसपोज लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, मतलब कोई भी बच्चा भी कर देगा, है ना। छोटे बच्चे जो 11th 12th स्टैंडर्ड के हैं, अभी आप बड़े हो गए, राइट। तो जो आपके जूनियर्स है वो भी ये एकदम आसानी से कर सकते, तो ये चीज में तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 माइनस i 6 प्लस 2i एंड 7, बढ़िया, ठीक है। अभी हमें कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करेंगे जी, इसको और इसको, ठीक है, कंपेयर करो, है ना, इन दोनों को कंपेयर करो, देखो सेम सेम है क्या, बताओ जरा, आर दे सेम, आर दे सेम क्वेश्चन और हमारा ए थीटा, वेरी गुड देविका, यस आर इज वेरी गुड सुकन्या, वेरी गुड, करेक्ट राशि, यस यस, सबको पता है, सबको पता है, गांव में सबको पता है कि ये दोनों सेम है। तो लिख सकते हो आप, सिंस A is equal to A theta, okay, therefore given matrix is Hermitian, ठीक है। तो ये जो हर्मिशियन वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये मैं बस ऐसे ही नहीं सिखा रही, इसमें जरूर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्क्यू हर्मिशियन के बारे में है। यू हैव टू शो दैट द मैट्रिसेस आर स्क्यू हर्मिशियन, मतलब A इज इक्वल टू माइनस ए थीटा। तो ये ना मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ, होमवर्क, ठीक है। जिसको एक्चुअली इंटरेस्ट है ना, अगर आप लोगों को एक्चुअली इंटरेस्ट है ये सीखने में, आपको चाहिए कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग सीरियसली देनी है, करेक्ट,
ऐसे ही नहीं रट्टा रट्टा मार के समझ के करना है, तो आप जरूर ट्राई करना इसको। देखो कि जो भी मैंने आज बताया है वो आपको समझा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करो, देखो क्यों हर्मिशन मिलता है। ओके, यस। सो एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ग्रेट। Okay, nice. Great, great. Okay. Yeah. So thank you so much for your time. अगर कोई डाउट नहीं है, so that is all for today's session. हमने क्या क्या सीखा, हमने पूरा समरी देखा, right? इंजीनियरिंग का. Then we have seen the revision for matrices. Matrices क्या क्या है पूरा मैंने आपको बताया. And then we have seen what is Hermitian and skew. ठीक है? Yes.